जस्ट सेकंड, बस बस 1 मिनट और। ओके, अभी सब ठीक है। हेलो हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं लेकर आऊँगा चैप्टर 2 का वन शॉट। तो मैं ये चैप्टर 2 का वन शॉट लेके आया हूँ। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी लगा रखे हैं, जिनको आप एंड ऑफ द लेक्चर देखेंगे जैसे ही मेरा वन शॉट खत्म होता है। नोट्स एक बार मैं गो थ्रू करवाता हूँ, उसके बाद मैं ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करूँगा। फिलहाल मैं इस वन शॉट पे बात करूँगा जो मुझे इस चैप्टर का लेना है। ठीक है? चीज़ें कुछ अलग हो सकती हैं, मतलब जो आप रेगुलरली पढ़ते रहे हो, अभी तक चैप्टर के अंदर जो सीक्वेंस चलता रहा है, या फिर जो आपके अंदर नोट्स का कंटेंट है, उसमें थोड़ा-सा इधर-उधर मिलेगा। रीज़न क्या है कि मैंने कोशिश करी है शॉर्ट समराइज़ करने की। हर एक बात को बस समझाना चाहता हूँ एक बार आपको, कि एक बार आप समझ जाइए कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और कैसे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को परफ़ॉर्म करना है। मेरी आवाज़ 2 बार आ रही है। सबके में हो रहा है या किसी पर्टिकुलर में? या सबको मेरी आवाज़ 2 बार सुनाई दे रही है? सुनाई तो नहीं देनी चाहिए 2 बार। अरे 5 बार आ गई, गज़ब! चलो ठीक है, ओके है। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं डबल नहीं आ रही है, तो सही है। देख लीजिए अपने एंड में क्या है। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर। तो जैसा हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब हमें एक एटम के बेसिक फंडामेंटल की बात करनी है। चैप्टर 1 में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करी थी, जिन्होंने ये कहा था कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप ना तो उसे बना सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ऐसे केस में आप करेंगे क्या? ऐसे केस में फिर एटम को फंडामेंटल पार्टिकल्स में जब डिवाइड करा गया, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। तो नए-नए एस्पेक्ट आए, नए-नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्चें चालू करी, ढूँढने लगे कि भई एटम के अंदर कुछ है कि नहीं है। फिर जे.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और चैडविक, ये ऐसे कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि भई एटम के अंदर भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, जिन पे स्पेसिफिक चार्ज होता है और जिनकी जो परफॉर्मेंस है, या यूँ कहें जिनका पोजीशन है, वो अलग-अलग जगह पे है और एक्यूरेट है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो मैं जो अभी बात कर रहा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, वही है कि फ्रॉम डाल्टन्स इंडिविजिबल एटम टू थॉमसन्स एंड रदरफोर्ड मॉडल लेइंग द फाउंडेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी की जो पूरा का पूरा फाउंडेशन है, पूरी की पूरी बातें हैं, वो किसी एक की नहीं है, या आप ये समझो कि किसी एक ने ऐसा किया हो। यहाँ पर क्या है, अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताया गया, समझाया गया। जैसे मान लो सबसे पहले यहाँ पर नाम दिया गया है थॉमसन। इनका पूरा नाम है जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जे.जे. थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं कैथोड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट की बदौलत ही हमें कौन मिला? इलेक्ट्रॉन मिला। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिला। रदरफोर्ड ने क्या किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की बदौलत हमें किसके बारे में आइडिया मिला? प्रोटॉन के बारे में तो मिला ही मिला, साथ ही साथ हमें न्यूक्लियस के बारे में भी आइडिया मिल गया। रदरफोर्ड की हेल्प किसने करी? गोल्डस्टीन ने। किसने करी? गोल्डस्टीन ने। फिर जनरली एक और आए चैडविक, और उन्होंने क्या कर दिया? बम्बार्डमेंट वाला एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्हें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है? अभी आगे चलें तो डिस्कवरी जो सब एटॉमिक पार्टिकल की हुई, वो कैसे-कैसे हुई, क्यों-क्यों, किसने-किसने करी, उनकी बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे.जे. थॉमसन ने 1897 में कर दी थी। वहीं प्रोटॉन की डिस्कवरी ई. गोल्डस्टीन ने 1886 में करी थी। अब यहाँ मजेदार बात देखिए, 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया और 1897 में जे.जे. थॉमसन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर रहे हैं। क्योंकि हम पढ़ते क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन और देन पढ़ते हैं प्रोटॉन, क्योंकि ऑथेंटिकेशन की बात आती है। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? दो एटम्स लिए थे, आपस में टकरा दिए थे, आपस में बम्बार्डमेंट करा दी थी, जिससे वो दोनों आपस में कंबाइन हो गए और उनकी बदौलत कुछ नई एनर्जी मिली। जैसे मान लो मैं इसी चीज को समझाऊं आपको,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास मान लो क्या है, हमारे पास बेरिलियम है 49, इसके ऊपर हमने हीलियम के पार्टिकल्स को फेंक दिया, बम्बार्डमेंट कराने का मतलब फेंक दिया, उसके ऊपर गिरा दिया। तो गिराने से हुआ क्या, कार्बन बना जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 था। और हुआ क्या कि यहाँ पर क्योंकि एक पार्टिकल निकला जिसे उन्होंने नाम दिया 0n1, क्या नाम दिया 0n1, इसी को न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। तो बम्बार्डमेंट की हेल्प से हमने क्या करा, यहाँ डिस्कवरी करा किसका, न्यूट्रॉन का। किसकी बदौलत हुआ, जेम्स चैडविक की वजह से। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर है लिमिटेशंस डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की, मतलब हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा, अभी भी पढ़ते हैं। क्या लिमिटेशन थी कि ये जो आपके डाल्टन भाई साहब थे, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया आइसोटोप्स के बारे में, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, और नेचर ऑफ बॉन्डिंग और एक्सपेक्ट्रा के बारे में। कुल मिला के डाल्टन ने सिर्फ ये कह दिया था कि भैया एटम इनडिवाइजिबल है, आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते, सेम टाइप के एलिमेंट होंगे तो प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, अलग अलग टाइप के एलिमेंट होंगे तो प्रॉपर्टीज भी उसकी क्या होगी, अलग अलग होगी। इतनी बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा, सिंपल सा वो क्या हो गए, यहाँ पर फेल हो गए। तो फिर एक नए मॉडल की, नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से हमें मॉडर्न मॉडल्स मिले। और मॉडर्न मॉडल्स में कौन, बोहर का क्वांटाइज्ड ऑर्बिट एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रा, किसके स्पेक्ट्रा, एटम के स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, तो ये चीजें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। कौन करता है, बोहर का क्वांटाइजेशन। लेकिन बोहर के मॉडल तक पहुंचने से पहले हमने किन किन मॉडल को पढ़ा है, अगर हम इसकी बात कर रहे थोड़ी देर, तो हमने पढ़ा है, देखो सबसे पहले हमने सबसे पहले पढ़ा है किसको, थॉमसन्स मॉडल को। थॉमसन्स मॉडल को, थॉमसन्स मॉडल कैसा है, थॉमसन्स मॉडल कैसा है बेटे, थॉमसन, अरे वैसे ही थी भैया, थॉमसन्स मॉडल कैसा है, इनने कहा कि भैया एक एटम जो है वो स्फीयर जैसा है, एक एटम कैसा है, स्फीयर जैसा है, और स्फीयर का नाम दे दिया भैया ये क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है। क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, नेगेटिव चार्ज इम्बेडेड होते हैं, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह दिया उन्होंने, इनको कह दिया इलेक्ट्रॉन्स। कि पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इम्बेडेड है, उसके अंदर फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और कही कि जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इक्वल होगा किसके, नेगेटिव के। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का इक्वल होगा किसके, नेगेटिव के। और अगर ऐसा हुआ कि आपने ये कहा कि ये पॉजिटिव के नेगेटिव के इक्वल में होगा, तो फिर ओवरऑल जो है चार्ज नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव अगर बराबर हो गए तो चार्जलेस स्पीशीज कहलाएगी, और अगर चार्जलेस है तो एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज की बात नहीं करी गई। किसके किसके अकॉर्डिंग, थॉमसन्स मॉडल के अकॉर्डिंग, थॉमसन्स मॉडल के अकॉर्डिंग। जस्ट अ सेकेंड, ये डी आर चीता के नाम पे कौन है, जल्दी बता दो, 2 सेकंड है बस। बाय बाय। चलिए आगे चलते हैं। थॉमसन्स मॉडल हो गया, इसके बाद जनरली एक और मॉडल मिला हमें, जो जिसके बारे में कहा गया कि ये गोल्डस्टीन और उसका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जल्दी से एक बार देख लो। इन्होंने करा क्या था, एक गोल्ड फाइल ली थी, इस गोल्ड फाइल के अंदर क्या करा था, एक एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडॉन रखा था, जिसके अंदर से एक पार्टिकल निकले थे। पार्टिकल के बाद इन्होंने क्या करा था, पार्टिकल के बाद इन्होंने क्या करा था, स्क्रीन रखा था, स्क्रीन पे क्या करा, इन पार्टिकल्स को रिकॉर्ड किया, ऑब्जर्व किया। पता चला कि भैया जो एटम है उसका मेन पार्ट क्या है, हॉलो है, खाली है। क्यों है खाली, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है स्ट्रेट निकल गए थे, कुछ पार्टिकल थे जिन्होंने अपनी डायरेक्शंस को क्या करा था, चेंज करा था। चेंज इसलिए करा था कि कहीं ना कहीं उन्हें पॉजिटिव चार्ज फील हो रहा था, और लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल रीबाउंड हुआ था। इन सब के ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने कहा कि भैया जो एटम का सेंटर है उसे न्यूक्लियस कहेंगे, और इसके चारों तरफ इस तरह से क्या है, सर्कुलर पाथ हैं, जिनके ऊपर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इतनी बात कही। इनकी लिमिटेशन के अंदर क्या बात आती है
कि जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है इसके अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर, तो ये क्या करता है, एक्सेलरेट होता है। और जब ये एक्सेलरेट होता है तो ये एनर्जी को क्या करता है, लॉस होता है। एनर्जी लॉस करेगा तो एक टाइम पे इसकी सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और ये उसी न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। इतनी बात करी और इसके चलते ही क्या हो गया, आपका जो मॉडल था ये यहाँ पर फेल हो गया। मॉडल जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। फिर मॉडल कौन सा आया, फिर आया मॉडल आपका बोहर एटॉमिक मॉडल। कौन आया, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर्स मॉडल कैसा, बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट्स होती हैं। इन ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, इनके इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर है, मैं नंबर ही लिख देता हूँ। इसे के सेल कहते हैं, इसे एल कहते हैं, इसे एम, और एक और बना देंगे तो इसे एन सेल कहेंगे। इनका नंबर 1 2 3 4 होता है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 8 18 और 32 होते हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। मैं स्पीड अप इसलिए हूँ ताकि आपका जो चैप्टर है वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए, जल्दी हो जाए। ऐसे करके इन्होंने बताया कि जनरली एटम क्या होता है, इस तरह का होता है। इन्होंने क्या करा, एक क्वांटाइजेशन कंडीशन दे दी कि भैया जो भी आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आ गया MVR इक्वल h/2 ये यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल में, अगली ऑर्बिट में जाएगा 2h/2, अगले ऑर्बिटल में जाएगा 3h/2 हो जाएगा, 4h/2 हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने क्या करी, अपने मॉडल्स की बात करी। ठीक है, यहाँ पर एक कंपैरिजन मैंने लगा रखा है जनरली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कि इनके पास क्या-क्या वैल्यूज हैं, इनके पास क्या-क्या यहाँ पर चीजें हैं जो यहाँ देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर हम पहली बात करें तो हमारे पास नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। चार्ज की बात करें तो एक यूनिट का माइनस का चार्ज होता है, इसके ऊपर एक यूनिट प्लस का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। दूसरा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका भी और इसका भी, बस साइन का डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस लगता है और प्रोटॉन के केस में प्लस लगता है। मास की बात करें तो किलोग्राम में 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम प्रोटॉन है, और 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम आपका न्यूट्रॉन है। देखने से पता चला कि -31 है, -27 है, -27। इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल है, प्रोटॉन हैवियर है, और न्यूट्रॉन्स थोड़ा सा स्लाइटली हैवियर है। ठीक है, लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रहते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। ठीक है, रिलेटिवली मास आप देख लीजिएगा कितना क्या है। तो आपको ये चीजें कुछ याद रखनी होती हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ देखने को कई बार मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर इसको ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलें तो ये रदरफोर्ड का गोल्ड एक्सपेरिमेंट है, इसकी कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं, थॉमसन्स का मैंने आपको समझा दिया है। जैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था इनका, सबसे पहले तो किसके लिए है, किसके लिए है तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। कौन लेके आए थे, रदरफोर्ड, इसलिए इसके मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है क्या ये चीज, कह रहा है अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स डायरेक्टेड एट थिन गोल्ड फॉइल, जिससे डिटेक्शन वाया जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये जो अभी मैंने स्क्रीन यहाँ पर इसकी बनाई थी, कहाँ गया, हाँ, अभी ये जो स्क्रीन बनाई थी, इस स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी गई है, जो कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। जैसे इसके अंदर क्या करते हैं, पार्टिकल हिट करते हैं, पार्टिकल टकराते हैं, तो ये क्या करता है, बताता है कि यहाँ पर इस तरह से चीजें हुई हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपने समझ लिया। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद की ऑब्जर्वेशन क्या थे इनके, क्या क्या समझ में आया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, बहुत सारे पार्टिकल्स थे जो सीधे निकल गए थे। फ्यू डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, कुछ ने स्मॉल एंगल लिया था, और वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक, और कुछ उसमें से थे बहुत कम, जैसे मतलब 20,000 में से एक पार्टिकल ये वापस रीबाउंड हुआ था, और रीबाउंड होने की वजह से पता चला था कि सेंटर पे कोई चार्ज है जो पॉजिटिव जैसा ही है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, और वो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को रिपल्सन कर रहा है। कंक्लूजन क्या निकला, रदरफोर्ड का कंक्लूजन, एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, और जो मास रहता है कंसंट्रेटेड रहता है एक स्मॉल डेंस न्यूक्लियस में। और यहाँ पर इन्होंने इस टर्म को यूज कर दिया, किसको, न्यूक्लियस को, किसने यूज किया, रदरफोर्ड ने।
लिमिटेशंस कहाँ पर फेल हुए? कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस और डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। किसी भी तरह के स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया गया, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ ये पता था कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, ये रदरफोर्ड की कहानी थी। यहाँ पर मैंने तीनों मॉडल्स लगा दिए हैं आपके लिए, देख सकते हैं। ये आपका थॉमसन्स मॉडल है, ये स्फीयर जैसा, और इसमें पॉजिटिव नहीं होते, इसमें नेगेटिव होते हैं भाई साहब। हमने अभी देखा नहीं, इस पे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, हर जगह नेगेटिव है ये। अब मालूम नहीं ये पॉजिटिव क्यों बनाया इसने, हर जगह नेगेटिव है, ठीक है। इधर दूसरा है, ये आपका रदरफोर्ड मॉडल है। रदरफोर्ड मॉडल, ये सेंटर पे न्यूक्लियस और ये सर्कुलर पाथ में कौन घूम रहे हैं, के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जबकि बोहर के मॉडल में थोड़ा सा क्लियरिटी थी, क्लियरिटी ये थी कि सेंटर पे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और उसके बाद जो सर्कुलर पाथ है, इनको उन्होंने कह दिया कि इनको क्या कहते हैं, इनको जस्ट अ सेकेंड, इनको कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट या ऑर्बिट्स, ठीक है, इनको कहते हैं क्या, ऑर्बिट्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं। तो ये कंपैरिजन आप याद रखिए तीनों मॉडल का, एक बार में फोटो याद रखिए, मॉडल्स याद रहते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आप पूरी थ्योरी याद करेंगे तो आपको बड़ा टाइम लगने वाला है, आप टू द पॉइंट बात करिए कि भाई कहानी ये थी, बातें ये हुई थी और कंक्लूजन ये निकला था, जिसमें से ये कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वैसे ही दूसरा मॉडल है आपका क्या, बोहर का मॉडल ऑफ द एटम, इसे कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल वाला मॉडल। मतलब इसमें उन्होंने एनर्जी लेवल की एक एनर्जी फिक्स कर दी थी, क्वांटाइज्ड कर दिया था कि भैया यहाँ से यहाँ तक चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी, ऐसे देखने को पता चलेगा। जैसे पॉस्टुलेट क्या थे इसके, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फिक्स्ड ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। मतलब जो रदरफोर्ड के में लिमिटेशन हो गई, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, वो यहाँ पर इन्होंने कह दी कि भैया एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी फिक्स्ड है, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट में दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ऐसे केस में यहाँ पर हमें क्वांटाइज्ड वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव टू हायर और लोअर ऑर्बिट्स बाय एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब, जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये ऑर्बिट्स हैं इस तरह से, ठीक है, ये 1 2 3 4। अगर मान लो पहले वाली ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, लेट सपोज पहली वाली ऑर्बिट में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है और वो जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो उसको इतने गैप की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके वो अगले से अपने अपने से ज्यादा एनर्जी लेवल पे जाएगा। दूसरा, अगर मान लो तीसरे लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन है और वो पहले लेवल पे आना चाहता है, तो उसको इस इतने गैप की जो एनर्जी होगी उसे रिलीज करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, तब जाकर वो लोअर एनर्जी में जाएगा, और इसी को कहते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन, ठीक है। सक्सेस क्या हुआ इससे, मतलब इस मॉडल से क्या हासिल हुआ, तो एक्सप्लेन करा स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को बताया, जैसे बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, इनके बारे में आया कि भैया इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से अलग अलग लेवल में जाता है और फिर वो वहां पर रुकता है, तो फिर जब वो वापस से आता है अलग अलग एनर्जी लेवल से होकर के आता है, तो कुछ लाइंस की तरह दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन का स्पेक्ट्रम है तो इसे क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और ये अलग अलग विजिबल रीजन में, अलग अलग आईआर रीजन में देखा गया, इंफ्रारेड रीजन में देखा गया, और इनको अलग अलग साइंटिस्ट के नाम से अलग अलग नाम दिया गया। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है भ्रमर सीरीज, ठीक है। लिमिटेशंस क्या भैया, फेल्ड हो गए मल्टीपल इलेक्ट्रॉन की बात जहां से आई, कि एक इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन को अपने से ऊपर एनर्जी लेवल में जाने के लिए आसान है और उसका लौटना आसान है। और जब सोचो एक एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग लेवल से आएगा, मान लो 5 लेवल को कवर किया, 5 तरह की लाइंस बन गई, तो जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन जाएगा तो लाइंस बहुत ज्यादा बनेंगी और उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी कहानी ये थी कि जो जीमान इफेक्ट था और स्टार्क इफेक्ट था, इसको भी समझ नहीं पाए, वो समझा नहीं पाए। देखो, जीमान इफेक्ट क्या, जैसे मान लो ये स्पेक्ट्रल लाइन है, ये क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है। अगर इस लाइन स्पेक्ट्रम को हम क्या करते हैं, इन लाइन स्पेक्ट्रम को जस्ट अ सेकंड, इन लाइन स्पेक्ट्रम को हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही लेके आएंगे, ये लाइन क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी और फाइन हो जाएंगी और छोटी छोटी हो जाएंगी। और अगर ये लाइन और छोटी छोटी हो गई तो और समझना मुश्किल,
तो इस इफेक्ट को जीमान ने देखा, इसलिए इसका नाम पड़ गया जीमान इफेक्ट। दूसरा स्टार्क इफेक्ट, क्या मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या ले आए थे, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड ले आए थे। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सेम काम करता था, लाइन को जो था स्प्लिट करता था, और लाइन स्प्लिट होते ही क्या होता था, अलग अलग लेवल में बट जाता था। ठीक है, यही अगर देखें, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करते हैं, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, इसका इसका मतलब है मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को मॉडर्न लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, जैसे आप समझो यहाँ पे सबसे पहले वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। जैसे आपने अपने चैप्टर में, अपने नोट्स में हेडिंग डाल के रखा था, डुअल बिहेवियर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर क्या करता है, दो तरह का बिहेवियर दिखाता है, दो तरह का नेचर रखता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर की ड्युअलिटी मैटर के पार्टिकल मैटर में होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट करता है बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, जो डिस्क्राइब किया गया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या बताया गया कि भैया आप कैसे वेवलेंथ की बात करेंगे, कैसे आप प्लांक क्वांटम थ्योरी को यहाँ रिलेट करेंगे। दूसरा एक आया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है ये इम्पॉसिबल है साइमल्टेनियसली टू नो एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है, जैसे मान लो ऐसे ऐसे चल रहा है, वेव जैसे चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपने पकड़ा तो आप पोजीशन पकड़ोगे तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रुकने वाला नहीं। और अगर दो 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 के बीच में इसका मोमेंटम चेक करोगे तो आप पोजीशन में अनसर्टेनिटी रखोगे, एक फिक्स पोजीशन नहीं रखोगे। तीसरी बात करी गई श्रोडिंगर इक्वेशन की, जो कि मैथमेटिकल मॉडल है, जो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, ऐसा डिफाइंड रीजन है स्पेस में जो हाई प्रोबेबिलिटी रखता है इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड होने की, और कैरेक्टराइज्ड होता है क्वांटम नंबर से। श्रोडिंगर इक्वेशन और एटॉमिक ऑर्बिटल का जो मॉडल सेट है, आपस में डिस्क्राइब किया जाता है क्वांटम नंबर्स के बदौलत। इलेक्ट्रॉन कैसा है, किधर है, किस जगह पे है, कितनी एनर्जी का है, और उसकी स्पिन कितनी है। ठीक है, अच्छा, इस पे से अगर मैं डी ब्रॉगली इक्वेशन को यहाँ पर डिराइव करूँ तो कैसे करूंगा, आओ देखो। अगर मैं डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन देखूं, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, सबसे पहले हमने आइंस्टाइन इक्वेशन देखी, E इक्वल एम सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एक थ्योरी आई थी प्लांक्स थ्योरी, मैं यही रिलेट कर देता हूँ, इसमें नहीं शामिल की मैंने। प्लांक्स थ्योरी की बात करें, प्लांक ने ये कहा कि जो पार्टिकल है, या जो लाइट पार्टिकल है, या जो लाइट है, वो कैसे ट्रेवल करती है, स्मॉल पैकेट्स में ट्रेवल करती है। इन स्मॉल पैकेट्स को कहते हैं क्या, क्वांटा। क्या कहते हैं, क्वांटा। और इनकी एनर्जी इनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि E इक्वल एच न्यू आती है। एच क्या है यहाँ पे, एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, लिख जाओ भाई, प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये एक सेकेंड, ये देख लो, ये लिखा है, ये आपका क्या है, क्वांटाइजेशन कंडीशन है, इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, प्लांक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो एक एनर्जी का हमें टर्म ये भी मिल गया, इसको भी रख लेते हैं, E इक्वल टू क्या, E इक्वल टू क्या, इक्वल टू एच इंटू न्यू, एच इंटू क्या, न्यू, न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है। इसको दोनों को मिला देते हैं, मिलाएंगे तो आ जाएगा एम सी स्क्वायर इक्वल एच इंटू न्यू। अच्छा, न्यू इक्वल एक रिलेशन होता है सी बाई लेमडा, मतलब ये वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के अंदर का रिलेशन है। आप प्लेस कर दो, एम सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एच इंटू सी बाय लेमडा, सी से सी कैंसिल हो गया, एम सी इक्वल आ गया एच बाय लेमडा। तो लेमडा इक्वल क्या हो जाएगा, एच बाय एम इंटू सी। ये तब है जब ये इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव करता है। सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। जब लाइट किस तरह से पार्टिकल जैसी उसकी वेव जैसी बिहेव कर रही है, तो इसकी वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 होगी, और ये किस में होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। वहीं अगर हम बात करें पार्टिकल की, अगर ये पार्टिकल होता तो पार्टिकल में कैसा होता, आपका जो सी है वो वी के बराबर हो जाता, स्पीड के बराबर हो जाता उस पार्टिकल की। तो फिर आ जाता लेमडा इक्वल एच बाय एम इंटू वी। तो ये आपको रिलेशन याद रखने हैं। ठीक है, एक ये रिलेशन, और एक ये वाला, न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा, ये डायरेक्ट आ जाता है। तो यहाँ तक में अगर कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द, पीड़ा, कष्ट, भय है तो आप मुझे बता सकते हैं।
अदरवाइज हम आगे की तरफ वो मूव ऑन करेंगे। चलें क्या आगे? थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी कि डायमंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होता है बेटे। आ जाओ, क्वांटम नंबर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा है क्या नीचे? चलो यहीं पे क्वांटम नंबर्स की बात कर लेते हैं। क्वांटम नंबर्स डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को। दूसरी मेरी लैंग्वेज में मैं क्वांटम नंबर्स को क्या कहता हूँ? आईडी कार्ड। क्या कहता हूँ? आईडी कार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जीमान इफेक्ट के बाद क्या बताया था? जीमान इफेक्ट के बाद स्टार्क इफेक्ट बताया था कि अगर इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइन को मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखूं तो वो फिर से फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी, और इसे स्टार्क ने देखा था इसलिए उनका नाम दे दिया था उसने स्टार्क इफेक्ट। और बोहर ये इस चीज इन चीजों को डिफाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आईडी कार्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? आपका नेम होता है, आपकी क्लास होती है, आपके फादर का नेम होता है, आप किधर से हो, आपका एड्रेस होता है, आपका मोबाइल नंबर, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ होती है। आप कौन हो, कहाँ से हो, कहाँ से आए हो। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 टाइप्स की क्वांटम नंबर है। पहली क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो टोटल 4 हैं। इनको एन, एल, एम और एम से एम एस लिखा है, एम एस से दिखाते हैं। जनरली अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं, जरा इस पे ध्यान देना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? स्पेसिफाइज करता है मेन एनर्जी लेवल। अच्छा, मेन एनर्जी लेवल कहें या नंबर ऑफ पीरियड कहें या फिर इसका सेल नंबर कहें, बात एक ही है। एंड रिलेटिव साइज बताता है ऑर्बिटल का, कि ऑर्बिटल कितना साइज का होगा। हायर एन का मतलब होगा फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस। जितना एन की वैल्यू होगी ज्यादा, उतना ज्यादा दूर होगा। कि अभी हमने देखा है अगर कोई एक न्यूक्लियस है तो उसकी ऑर्बिट इस तरह से बढ़ती जाती है। यहाँ 1, ये 2, ये 3 और ये 4, जो कि वैल्यू किसकी होती है? एन की होती है। तो 1 2 3 4, अगर 3 वैल्यू आई तो मतलब न्यूक्लियस की थर्ड ऑर्बिट, न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्बिट में। 4 आया तो न्यूक्लियस से फोर्थ ऑर्बिट में। इस तरह से बात करेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो डिफाइन करता है सब सेल को। सब सेल क्या? जैसे एसपीडीएफ, एसपीडीएफ शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड फंडामेंटल, इनकी बातें करता है। और ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होते हैं वो समझा देंगे अभी। वैल्यू जो रेंज करती है 0 से n-1 तक जाती है। या सिंपल सा इसका एक तरीका होता है याद रखने का। जैसे मान लो अगर एस में है, पी में है, डी में है और एफ में है, एल की वैल्यू अलग अलग होती है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए ये 3 होती है। ये क्या है? ये वैल्यू है किसकी? एल की, एजीमुथल क्वांटम नंबर की। वहीं अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो ये डिटरमाइन करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, मतलब ऑर्बिटल स्पेस में किस तरह से होगा। वैल्यू इसकी माइनस एल से प्लस एल तक होती है। सपोज एल की वैल्यू आ गई 3, तो एम की वैल्यू हो जाएगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। और ऐसे करके हमारे पास कितने ऑर्बिटल मिल जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कुल मिला के एफ ऑर्बिटल की बात कर रहा है। एफ के अंदर ऐसी चीजें देखी जाती हैं। वहीं स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें, किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अप साइड और एक डाउन साइड। अप साइड वाले को कहते हैं क्लॉकवाइज। इसे क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। इसकी वैल्यू कह रहे हैं ये होती है कितनी? प्लस की 1/2। और अगर डाउन साइड है इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? एंटी, अरे भाई क्या लिख रहे हो? ये होती क्या? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू होगा यहाँ पे माइनस का 1/2। तो अगर आपका क्लॉकवाइज है तो +1/2, और अगर माइनस एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है आओ देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर ऑफ 3D1, 3D1 के लिए। तो 3D का स्ट्रक्चर कैसा? डी में 5 स्ट्रक्चर, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। पहले ही फिल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास कितने हैं? तो हमारे पास सर कितने हैं? सिर्फ 1 है, तो हम इसको 1 में भर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अभी देखो हमारे पास है क्या? हमारे पास है क्या? हमारे पास है 3D1। तो जो नंबर आगे लिखा रहेगा वो n का होगा। n की वैल्यू कितनी हो गई? 3।
अच्छा एल के लिए एस पी डी एफ अलग अलग होता है 0 1 2 3। तो यहाँ पर डी है तो डी के लिए एल क्या हो जाएगा 2। दूसरा तरीका क्या एन माइनस वन कर लो, एन माइनस क्या कर लो 1, एन जितना हो उसमें से 1 माइनस कर दो, तो 3 में से 1 माइनस किया तो आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब एम की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक, तो प्लस 2 माइनस से ना, पहले माइनस वाला लिख लेंगे मुझे, पहले आएगा -2 -1, ठीक है 0 +1 +2 इस तरह से। लेकिन ये सारी वैल्यू जिसकी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ डी वन की बतानी है। ये जो वैल्यू आई है ये इसकी है +2, अरे भाई -2 -1 0 +1 +2। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कहाँ है, ये है, कहाँ पर है -2 में, तो एम की वैल्यू -2, एल और एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है सीधा है, तो सीधा है तो प्लस का 1/, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन सभी क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑल पॉसिबल की बात करें, जैसे मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर फॉर 4s, 4s के लिए ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर पूछ गए। ठीक है, या हाँ चलो इसी के लिए 4s में n की वैल्यू कितनी 4, l की वैल्यू 0, l 0 तो m भी 0, s अगर m 0 है तो एक डिब्बा होगा। अब या तो ऊपर वाली वैल्यू हो सकती है क्लॉकवाइज वाली, और या हो सकती है वो एंटी क्लॉकवाइज वाली। तो इस तरह से ये ऑल पॉसिबल वैल्यू अगर पूछता है तो फिर आपको सारे केसेस बताने पड़ेंगे। अगर पर्टिकुलरली कहता है 3D1 तो फिर आपको एक पर्टिकुलर केस बताना पड़ेगा। इस तरह से आप क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हैं। एन बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी आपका एनर्जी लेवल क्या है, आपका एल बताता है सब सेल्स के बारे में यानी सब ऑर्बिट्स क्या है, एम बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, और एस बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्पिन होगा, किस तरह से घूमेगा, क्लॉकवाइज रहेगा या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें। भी आ गया नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अबाउ प्रिंसिपल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, जैसे 1s से 2s 2s से 2p 2p से 3s, इस तरह से चलते हैं। अब ये कैसे होगा क्यों होगा मैं अभी फिर से बना के समझा दूंगा। उसके पहले यहाँ देख लीजिए कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या कहा, सिर्फ मेन बात लिखी हुई है, बाकी डिटेल नहीं है। पाउली ने कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। एक पर्टिकुलर एटम है, मान लो मैं एक डब्बा ही बना लेता हूँ, इस डिब्बे के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, और मान लो इसका इसका 2s है, तो दोनों के लिए निकालूं, अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं तो n इक्वल टू, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं तो n इक्वल टू, ये थोड़ा सा आपकी तरफ होना चाहिए ना, ठीक है। अब L जीरो, L जीरो, L जीरो तो M भी जीरो, M भी जीरो, यहाँ तक तो तीनों क्वांटम नंबर सेम रहे। लेकिन जैसे ही S की बात करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था तो 1/2, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज था तो 1/2। तो ये कह रहा है यहाँ पर क्या आ गया डिफरेंस। तो ये पाउली ने ये कह दिया कि भैया अगर आप एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो उसके पास में आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं होगा। पाउली का प्रिंसिपल था। और अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो दोनों अपोजिट स्पिन में रहेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसी के साथ एक और लॉ आया जिनको कहा गया हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब हुन्स ने क्या कहा कि आप स्पिन का नंबर ज्यादा रखेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज डीजेनरेट ऑर्बिटल सिंगली विद पैरेलल स्पिन बिफोर पेयरिंग। आसान भाषा में समझा देता हूँ, जैसे ये p3 है, ठीक है, ये आपके p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा तो आप दूसरा यहाँ नहीं भर सकते, ये कंडीशन नहीं है। तो सर आप दूसरा कहाँ भरोगे, दूसरा आप यहाँ भरोगे क्या, ऐसे ऐसा भी नहीं कर सकते। एग्जैक्ट क्या है, पहले आप इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर फिलअप करोगे इस तरह से। पेयरिंग बाद में होगी, पहले क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में भर जाएगा, भले ही वो s का हो, भले ही वो p का हो, भले ही वो d का हो। पेयरिंग तब नहीं होगी, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक इलेक्ट्रॉन्स डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होते, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। नोटेशन क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है 1s2 2s2 2p6, और रिप्रेजेंटिंग करता है सेल्स को, सब सेल्स को एंड क्यूपेंसी को। क्यूपेंसी मतलब कितनी कैपेसिटी है, जैसे मान लो s ऑर्बिटल है, कलर चेंज कर लेने दो, जैसे s ऑर्बिटल है,
तो ऐसा ऑर्बिटल क्या करेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकता है। पी के अंदर कैपेसिटी कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन रखने की, डी के अंदर कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन रखने की, एफ के अंदर कितनी है 14 इलेक्ट्रॉन रखने की। एक डिब्बा ऐसा होता है तो इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जी याद रखिए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी ऑफ सेल मतलब कितना भर सकता है इलेक्ट्रॉन, कितना उसके अंदर आ सकता है। कैपेसिटी ऑफ सेल मतलब उसके अंदर कितना आप रख सकते हो, ठीक है। आ जाओ आप बहु प्रिंसिपल कैसे लिखते हैं, कैसे चीजें समझते हैं, एक बार में समझा देते हैं। क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर कह रहे थे, डायमंड क्लियर कर देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले एक गोला, दो गोला, तुरंत ही तीसरा गोला, फिर चौथा गोला, फिर से 4 गोले, और वापस से क्या करोगे, 4 गोले हो गए, फिर 3 गोले, फिर 2 गोले, फिर 1 गोला, इस तरह से बना लोगे। इसको अगर मैं ठीक से समझाऊं तो ये जो मैंने लिया है, ये मजे मजे में नहीं लिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये वाला एस है, ये वाला एस है, ये वाला पी है, ये वाला डी है, और ये वाला एफ वाली लाइन है। तो ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, 4s है, 5s, 6s, 7s, 8s। यहाँ पर सेम 2p, 3p, जो भी देखो 4 के सामने p के नीचे आपका 4p, ये आपका 5p, 6p, 7p। यहाँ पर 3d, 4d, 5d, 6d, यहाँ पर 4f और 5f, इस तरह से भर लिए। अभी करना क्या है, अभी करना क्या है, अभी आपको इनको क्रॉस करना है। इनको क्या करोगे आप, क्रॉस करोगे। पहले एक को क्रॉस करो, फिर से एक को क्रॉस करो, फिर 2 को क्रॉस करो, फिर 2 को क्रॉस करो, फिर 3 को क्रॉस करो, फिर 3 को क्रॉस करो, फिर ये 4 को क्रॉस करो, फिर ये 4 को क्रॉस करो, ठीक है। ये 4 लगा देते हैं यहाँ से, इस तरह से। फिर करना क्या है, आपने जो क्रॉस किया है, आपने जो क्रॉस किया है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, आपने जो क्रॉस किया, आगे वाले का हेड बनाओ और पीछे वाले से जोड़ दो। आगे वाले का हेड पीछे वाले से जोड़ो, इसका हेड पीछे वाले का टेल, हेड टेल, और इस तरह से हेड टेल कर करके आप क्या कर लो, इसको पूरे को इस तरह से समेट लो। अभी जो ये ऑर्डर आया इसको देखो कहाँ कहाँ चले, कहाँ कहाँ चले। 1s गए, 1s से 2s गए, 2s से 2p गए, 3s गए, 3p गए, 4s गए, 3d गए, 4p गए, 5s गए, 4d गए, 5p गए, 6s गए, 4f आपका 5p, 5d, 6p, 7s, और इस तरह से 8s में पहुंच गए। इस चीज को एक ऑर्डर में रीअरेंज कर देते हैं, इस चीज को एक ऑर्डर में रीअरेंज कर देते हैं, उसी को आप बहु प्रिंसिपल कहते हैं। कहाँ से कैसे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, फिर डी, देखो डी आ गया, तो डी, पी, एस, डी, पी, एस, एफ, डी, पी, एस, और एफ, डी, पी, एस। याद रखने का तरीका मैं बता दूं, इतना आपको याद रखना है। फिर यहाँ से दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब जो जो आ गया उसको रिपीट मत करना। जैसे 3p आ गया तो ये 4p होगा, 4s आ गया तो ये 5s होगा, ये 4d होगा, ये आपका आपका 5p होगा, ये 6s होगा, ये 4f होगा, ये 5d होगा, ये 6p होगा, 7s, 5f, ठीक है। ठीक है, ये आ गया 6d, 6 बचा ना अभी, ये आ गया 6d, ये 7p, और ये 8s। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस ऑर्डर को लिख सकते हो, ठीक है। एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी लोअर, और इसकी एनर्जी होगी क्या, हायर। इस रूल को वेरीफाई करने के लिए एक लॉ आया था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी, एन प्लस एल रूल कहते थे। क्या कहते थे, एन प्लस एल रूल। ये पहला पॉइंट कहता था कि अगर एन प्लस एल की वैल्यू, एन प्लस एल की वैल्यू मान लो किसी 1 की और ये 2 की है, 2 की ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी भी क्या कहेंगे, ज्यादा है। लेकिन दूसरा रूल ये कहता था कि अगर एन प्लस एल 1 का, किसी भी 1 का मान लो 4d 5p कुछ ले लिया, इक्वल हो गया एन प्लस एल 2 के, आप यहाँ पर देखेंगे N1 ज्यादा है या N2 ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। और एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कहाँ से होता है, अभी भी बताया था ऊपर, लोअर से हायर की तरफ। और जब तक एक बार लोअर एनर्जी पूरी फिल नहीं हो जाती, इलेक्ट्रॉन्स आगे फॉरवर्ड नहीं होता, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ नहीं भेजा जाता, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको एक बार याद रख लीजिएगा, कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम रूम में बैठे होते हैं तब दिमाग थोड़ा सा कम चलता है, और ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैं एक कुछ एग्जांपल्स यहाँ रिलेट कर देता हूँ,
आप कैसे करेंगे, लग जाओ। अच्छा, ठीक है, मत लगो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में है कैल्शियम 20, आपको इस कैल्शियम 20 का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इस तरह से लिख लो। अभी क्या करो, इनके इलेक्ट्रॉन्स भरो। s में कितने भर सकते हैं, 2, s में 2, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2। अब गिन लो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 2 20। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस ऑर्डर को रख सकते हो। ठीक है, इसमें एक्सेप्शनल केस होता है क्रोमियम कॉपर 24 29। इसको करोगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये होना चाहिए था, लेकिन ये ना हो करके इस जगह पे हो जाता है 4s1 3d5। क्यों हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। और क्यों जंप करता है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से। हाफ फील्ड स्टेबल, बस मैं 2 मिनट मतलब 5 से 10 मिनट का और ये रिवीजन बचा हुआ है, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स पे ही आ रहा हूँ। करीब ये 10:30 के ऊपर, हाँ 10:30 के ऊपर पहुंच जाएगा। कॉपर वाले केस में भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या है, यहाँ पर 9 हो जाता है। ये गलत हो जाता है, एक यहाँ जंप कर जाएगा, 4s1 और 3d 10 रहेगा। क्यों रहेगा, फुल फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से। फुल फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो ये आप बाउ प्रिंसिपल भी समझा दिया, हुंस रूल भी बता दिया। कंक्लूजन क्या है अभी तक का, कि हमने ये देखा कि मॉडल्स आए डाल्टन के इंडिविजुअल एटम का, फिर रदरफोर्ड का, बोहर का, क्वांटम मैकेनिकल और ऑर्बिटल आया। हमने अभी तक पढ़ा इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल, और सब सारे के सारे मिलकर एटम की आइडेंटिटी और उसके मास को बताते हैं। क्वांटम नंबर्स देखें कि 4 पैरामीटर्स होते हैं एन एल एम एस, जो कि यूनिकली स्पेसिफाई होता है इलेक्ट्रॉन का स्टेट और ऑर्बिटल, मतलब आईडी कार्ड। और फिर ये प्रिंसिपल पढ़े, अबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आप पढ़ के जाएंगे, पढ़ के रखेंगे, ठीक है, जब भी एग्जाम देने जाएंगे। कुछ स्पेक्ट्रा भी है मॉडल के अंदर, जैसे इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, क्या कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन मिली इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मतलब अलग अलग लाइन मिली, एक लगातार नहीं मिला, जो कि बताता है क्वांटाइजेशन की एनर्जी को, कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करा है और हायर में गया है, और हायर से कहाँ आया है, लोअर में गया है। बामर सीरीज की बात करें तो विजुअल रीजन लाई करता है, बामर सीरीज कहाँ लाई करता है, विजुअल रीजन में, इंपॉर्टेंट बात है। एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू n इक्वल टू 2। हायर ऑर्बिट से कहाँ तक आती है, 2 नंबर तक आती है, दूसरी ऑर्बिट तक आती है, ये भी याद रखना है। बोहर एक्सप्लेनेशन में इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है एनर्जी जब ये ट्रांजिशन करता है बिटवीन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। एनर्जी करस्पॉन्ड टू फोटोन फ्रीक्वेंसी, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी उस फोटोन को दी होगी उसके हिसाब से वो अपनी ऑर्बिट्स को क्या करेगा, चेंज करेगा। वैलिडेटेड बोहर मॉडल क्या है हाइड्रोजन एटम का, एंड डेमोन्स्ट्रेट करा है लिंक बिटवीन एटॉमिक स्ट्रक्चर और लाइट स्पेक्ट्रम। मतलब जो बोहर का मॉडल है उसने हाइड्रोजन एटम बनाया, मतलब अपने मॉडल में हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करा और एक तरह का लिंक बना दिया एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइट स्पेक्ट्रम के बीच में। किसने बनाया, ये बोहर ने, ठीक है। अच्छा, कुछ आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स के बारे में भी याद रख लो। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, भगवान मेरा भला ही करता है। देखते हैं चैप्टर 3 के लिए। वेरिएशन क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इसकी बात करें तो जनरली देखो, डेफिनेशन क्या है आइसोटोप्स की, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए हम हाइड्रोजन को समझ सकते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 1h 2h और 3h। इस तरह से होता है, इसका मास 1, इसका मास 2 और इसका मास 3 होता है। तो ये आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, मैंने कल की क्लास में जब मैं पहला चैप्टर ले रहा था तब बताया था कि आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेटेड वेट एवरेज आइसोटोप्स के लिए बेस्ड ऑन द नेचुरल अबंडेंस, नेचर में कितना मिल रहा है उसके हिसाब से। मैंने कल एग्जांपल लिया था ब्रोमीन के केस का, ठीक है। आप क्लोरीन का भी ले सकते हैं, आप हाइड्रोजन का भी ले सकते हैं, बस उसकी आपको परसेंटेज पता हो। सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सप्लेन करता है एटॉमिक वेट डिस्क्रिपेंसी और
क्रूशियल इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड आइसोटोपिक लेबलिंग। अलग अलग जगह पे इनका क्या है, यूज भी अलग अलग है। दूसरा, जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, जबकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ये आपको याद रखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप्स की डिफरेंट रहती है, केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप की सेम रहती है। आइसोबार्स क्या होते हैं वो देख लो, जल्दी से देख लो, आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स सेम मास नंबर होता है, और इनका डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर अगर किसी का डिफरेंट है तो इसका मतलब वो एलिमेंट भी क्या है, डिफरेंट है। एग्जाम्पल के लिए आप पोटेशियम, आर्गन, उल्टा लिख गया, आप आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम को ले सकते हो, 18, 19 और 20, इन सबके आइसोटोप उठा लेते हैं 40 40 40 वाले। तो देखो इनका हमने क्या रखा, जेड अलग अलग रखा, एटॉमिक नंबर अलग रखा, मास क्या रखा, सेम। तो आइसोटोप्स क्या है, जिनका मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम है। और आइसोबार्स क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है और मास नंबर सेम है। ऐसे ही आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, जैसे ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन -1। तो ऑक्सीजन का होता है 8 और -2 लगा मतलब +2 मतलब 10, फ्लोरीन का होता है 9, -1 लगा मतलब +1 मतलब 10। दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ठीक है, आइसोटोन्स की भी बात कर लो यहाँ पे, आइसोटोन्स की, तो आइसोटोन्स कहते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, जो कि डायरेक्ट एलिमेंट में नहीं मिलता, लेकिन आइसोटोप्स के साथ में अगर हम कंपेयर कराते हैं किसी चीज को तो वो वहां देखने को मिल जाता है। ठीक है, और कुछ बचा है यहाँ पे, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है थोड़ा सा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लो ये आपकी क्या है, मैं यहाँ पर एक वेव बनाता हूँ, इस तरह से वेव बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये वेव बना दी, उल्टी बन गई है एक्चुअल में, नीचे से नीचे ऊपर से गई। समझ लो बस यहीं पे, ऑटोमेटिक ले लिया उसने। ये यहाँ से क्या है, इसकी हाइट है, ये यहाँ से यहाँ हाइट है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और यहाँ से जब ये दोबारा जाएगा तो यहाँ से और यहाँ, मतलब ये जो चीजें हैं इनको देखो, यहाँ से वहां नहीं करो, यहाँ से वहां देख लो, यहाँ से वहां नहीं करो, देख लो। देखो ऊपर वाला जो होता है उसे क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट। नीचे वाला जो होता है इसे ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो जो ट्रफ है और क्रस्ट है, जिसकी ये डेप्थ, और ये इसकी क्या है, हाइट है, इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब दो लगातार आने वाले क्रस्ट और दो लगातार आने वाले ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को लेमडा कहते हैं, इसे वेवलेंथ कहते हैं। हाँ, अपहिल डाउनहिल कह सकते हो, याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। इसे वेवलेंथ कहते हैं, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जिस स्पीड से जाता है उसे, जिस स्पीड से कहते हैं उसे स्पीड कहते हैं। और एक सेकंड में जितनी बार निकल जाता है उसे वेव नंबर कहते हैं। एक पॉइंट पे जितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज मिलती हैं, जितनी नंबर ऑफ वेव मिलती हैं, उसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ देखो लिखा भी है, वेव नेचर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट करती हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब यहाँ आपने जो ये मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर देखी, इलेक्ट्रिकल फील्ड देखी, तो इसके परपेंडिकुलर में क्या चल रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा होगा जो 90 डिग्री पे चलेगा। तो ये आपस में 90 डिग्री में चलते हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देखो, C इक्वल टू लेमडा इंटू वी है, वेब न्यू है ये, C इक्वल टू लेमडा लेमडा इंटू न्यू, मतलब न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा, जो मैंने ऊपर प्रूफ किया था, ऊपर बताया था कि न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा होता है। ठीक है, यहाँ देखो क्वांटाइजेशन, क्वांटम रिलेशन क्या है, तो ये प्लांक का इक्वेशन है जो मैंने ऊपर बता दिया है आपको, इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, जो लिंक करता है फ्रीक्वेंसी को किससे, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। और स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम अलग अलग रेंज में आता है, जैसे रेडियो वेव्स टू गामा रेज, विजिबल, यूवी, आईआर, और मोस्ट रिलेवेंट होता है एटॉमिक ट्रांजिशन में। मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं, जैसे हम, आप हमें देख पा रहे हो, हम अपनी ये कंप्यूटर सिस्टम को देख पा रहे हैं, तो ये सब किसमें है, विजिबल रीजन में है। ठीक है, आप रिमोट जो यूज करते हो, रिमोट से किसी टीवी को चलाते हो, तो वो जो होता है वो आईआर चलाता है, इंफ्रारेड चलाता है, सनलाइट से यूवी रेज आती हैं, एक्सरे कराने जाते हो उसमें एक्सरेज होती हैं। तो अलग अलग तरह की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ही होता है।
अब देखो वेव में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर आप फंडामेंटल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बनाता है, इसमें सबसे पहले वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। डिटरमाइन करता है वेव्स कलर और टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। जैसे 10th में ना एक चैप्टर था, कौन सा था वो, हाँ ह्यूमन, एक सेकंड, ये पूरा खत्म हो गया मेरा, सिग्नल ही चले गए, कह रहा है नो सिग्नल, आओ चार्विस, आ गए क्या, कैमरा कैमरा, हाँ जस्ट लाइक तुम्हारा दिमाग, नो सिग्नल तो ठीक है बस, ठीक, आ जाओ महाराज। आ गया, लौट आया, चलो आ देखते हैं। अरे भाई साहब, कैसे कैसे लोग हैं, कह रहा है सर पेपर लीक कर दीजिए, मन भला करेगा, अच्छा देखो इधर, छोड़ो, कह रहा है फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने ऑसिलेट, ऑसिलेशन मतलब ये जो चल रहे थे, ये ऑसिलेशन एक सेकंड में कितनी बार होंगे, इसे कहते हैं हम क्या, इसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसे हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दूसरी यूनिट सेकंड इनवर्स होती है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इसका मतलब उसकी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है, हाइट वेव की रिलेट करती है इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितना हाइट जाएगा उतना रेडिएशन ज्यादा होगा, उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जितना हाइट कम रहेगा उतना रेडिएशन कम रहेगा। वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ वेव प्रोपेगेशन, वेव कितनी स्पीड से चल रही है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है, और c इक्वल लैम्डा इंटू वी से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फेज क्या है, फेज छोड़ दो, कह रहा रिप्रेजेंट्स करता है रिलेटिव पोजीशन विद इन द वेव साइकिल, एक वेव साइकिल में रिलेटिव पोजीशन बताता है कि ये यहाँ पर चीजें होंगी, ठीक है। चलो, तो ये आपका जो पोर्शन था थ्योरी थ्योरी का, मैंने कोशिश करी है ऑलमोस्ट कवर करने की, लेकिन आप एक बार सारी थ्योरीज, आप सारी थ्योरीज को देख करके जाएंगे, जितनी थ्योरीज हैं, जो भी थ्योरीज है, जैसे प्लांक क्वांटम थ्योरी है, डी ब्रोगली इक्वेशन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अबाउ प्रिंसिपल है, हुम्स रूल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इन सबको एक बार गो थ्रू करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कह रहा था 10:30 हो जाएगा, 10:30 हो गया, हाँ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने दो, ये दिख नहीं रहे, वही दिख रहा है। चलिए पहला ही क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर ये पीपीटी शेयर कर दीजिएगा प्लीज, बिल्कुल शेयर कर देंगे, हम पहले चैप्टर के भी अभी डाल दे रहे हैं, इसमें भी मिल जाएगी, ऐप में भी मिल जाएगी, आ जाओ। कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों में आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखो, जो जो चीजें वहां ऊपर रह गई ना, वे क्वेश्चन के फॉर्म में नीचे खत्म कर दूंगा। क्या देखो, जो जेड होता है ये इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और इक्वल होता है जेड किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जितना जेड नीचे जो लिखा रहता है जेड होता है, ऊपर जो लिखा रहता है वो ए होता है। अच्छा एन में, एन का और जनरली एटॉमिक मास में अगर रिलेशन पूछे, एटॉमिक मास में, तो एटॉमिक मास होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का समेशन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दोगे तो एटॉमिक मास मिल जाएगा। अच्छा अभी हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जेड कितना है पहले वाले का 92, जिसमें प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, प्रोटॉन्स भी हो गए 92,
सिंपल। अगर हमें एन निकालना पड़े, न्यूट्रॉन पूछे ना, एन निकालना पड़े, एन के लिए क्या करेंगे, ए में से पी यानी जेड को माइनस कर देंगे। एक ए में से माइनस करो जेड को, तो इसका ए कितना है 235, 235 में 92 माइनस कर दो, कितना जाएगा 523, और ये 13 4, और यहाँ बचा 143 के आसपास का। यहीं अगर इसकी बात करें तो इसके लिए जेड कितना है 40, तो नंबर ऑफ सॉरी 20, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20। अगर न्यूट्रॉन निकालने पड़े ए माइनस जेड कर देंगे, ठीक है बिल्कुल। तो ए माइनस जेड कर देंगे, ए माइनस जेड करेंगे कितना आएगा, ए आपका 40 है, इसमें से 20 माइनस कर दो तो ये 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? बड़ा आसान क्वेश्चन था, और ऐसे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं कई बार, और फिर हमारे वो गलत हो जाते हैं, और अगर वो गलत होते हैं तो फिर कहानी बदल जाती है, कहानी बदल जाती है, क्योंकि वो सबसे सिंपल होते हैं। क्या है 14320, क्या है 14320? तो 14392, अच्छा ऐसा बता रहे हो, ठीक है ठीक। चले आगे, सेकंड क्वेश्चन देखो, 10-11 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। कह रहा है आपकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये आपस में कैसे रिलेट करती हैं, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में कैसे रिलेट करती हैं। अभी आपने देखा था, अभी आपने 2 बार देख लिया है इस चीज को, न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा, न्यू इक्वल टू, अच्छा ओके ओके, मैं समझ गया तुम्हारे 143 में क्यों तुम हंस रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ नहीं बहुत मारेंगे। न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा, न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, सी क्या है यहाँ पे, स्पीड है, और लेमडा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है। इस चीज को आपको रिलेट करके रखना है, इस चीज को रिलेट करके रखना है, रख लेंगे। चले गए क्या, सब सो गए? अरे वाह, बहुत अच्छे। बोलो आगे चलें। बताओ, ठीक है ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है आउट ऑफ 4s एंड 3d विच विल हैव हायर एनर्जी एंड वाई। कह रहा है अभी एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल आपने पढ़ा है, और उसमें आपने देखा है कि इसकी एनर्जी ज्यादा अगर बतानी है तो हमें दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। पहले आपके पास 4s है, फिर आपके पास 3d है, इसके लिए n की वैल्यू 4, इसके लिए n की वैल्यू 3, क्योंकि आगे यही लिखी हुई है, ये देखो। एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है, एल की वैल्यू डी के लिए 2 होती है, ऐड करोगे तो 4, ऐड करोगे तो 5, तो कुल मिला के ज्यादा कौन है, 3d, तो कहेंगे 3d हैज हायर एनर्जी, ठीक है। वाई का आंसर है ये जो आपने प्रूफ किया, एन प्लस एल टू, थ्री डी हैज हायर एनर्जी, वाई का आंसर है जो आपने ये प्रूफ कर दिया है, ठीक है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था ये तो। ये देखो, कह रहा व्हाट विल बी द वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगी उस बॉल की जिसका मास 0.1 केजी है, और वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चला जा रहा है, ठीक है। आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है वेवलेंथ, किसके रिलेशन में, मास के रिलेशन में और वेलोसिटी के रिलेशन में। तो अभी आपको पता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, पता है क्या, बोलो कहाँ से आया ये, कहाँ से आया है, डिब्रोगली, याद रखना है, डिब्रोगली से आया है, डिब्रोगली का ड्यूअल नेचर किया था ना, उसमें है। लेमडा बताना है, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस का 34, मास आपको दिया गया है 0.1 इंटू ये दिया गया 10, ये खत्म हो गया, आंसर बना 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, और इसकी यूनिट बनेगी मीटर। हाँ जी, डिब्रोगली अंकल, अच्छा ये आ गया, मीटर आ गया, कितना आसान था। फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो यही न्यूमेरिकल ऐसा रहेगा, पता नहीं क्या दे दिया सर ने, पता नहीं सर ने क्या दे दिया, यही कहोगे बाद में। चलें, ये लो अगला है। कह रहा है कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स
प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। अच्छा, एंगुलर नोड निकालना है तो एल की वैल्यू पता कर लो, रेडियल नोड निकालना है तो एन में से एल में से 1 माइनस। तो देखो 3p के लिए एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू p के लिए 1 होती है। तो एंगुलर नोड कितने हो गए? एंगुलर नोड n माइनस वन भी कर सकते हैं, देखो इसको n माइनस वन भी कर सकते हैं, 3 में से 1। अच्छा, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे एल की वैल्यू देख लो, पी ऑर्बिटल है ना, सीधे सीधे क्या कर लो, एल की वैल्यू देख लो। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू 1 है, तो एंगुलर नोड 1 हो गई। अगर यही रेडियल नोड निकालनी पड़े, रेडियल नोड, तो क्या करोगे, एन में से एल में माइनस करोगे, फिर 1 माइनस करोगे, तो 3 में 1 में 1 माइनस करोगे, तो 1 1 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1। तो ये एंगुलर नोड और रेडियल नोड दोनों ही क्या है, यहाँ पे 1 है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ये आपको याद रखना होता है, एंगुलर नोड कहाँ कितने होंगे, एमसीक्यूज में ज्यादातर देखा जाता है। ये लो, बोहर के एनर्जी और रेडियस से क्वेश्चन है, कह रहा है द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज दिस वन, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट एंड आल्सो कैलकुलेट रेडियस फॉर द फिफ्थ ऑर्बिट। आपको जो ऑर्बिट दिया, मतलब हाइड्रोजन एटम दिया, सबसे पहले तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 और n इक्वल टू कह रहा है फिफ्थ ऑर्बिट, मतलब n की वैल्यू फिफ्थ है। तो अगर एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो ये रखा है, मैंने रख लिया था पहले ही, तो इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18, जेड की मतलब 1 का स्क्वायर और n का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब ये माइनस का 2.18 इंटू 10 पावर माइनस का 18 डिवाइडेड बाई 25। इसको डिवाइड कर दोगे और जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे पास लगभग लगभग माइनस की 8.72 इंटू 10 पावर माइनस 20 जूल आ जाएगी। सॉल्व करके देख लेना, फॉर्मूला याद रखना चाहिए, फॉर्मूला थोड़ी देंगे वहाँ। सोचो हमने यहाँ 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 फार्मूला लगा दिया, वहाँ भी दिख जाएगा कि टीचर्स लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा, फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। रेडियस भी निकाल देते हैं, रेडियस इक्वल टू क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 1, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करोगे 13.225, 5 का स्क्वायर कर लेना, एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम आएगा। एंगस्ट्रॉम और मीटर में रिलेशन क्या है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा एंगस्ट्रॉम और मीटर में रिलेशन, वन एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, बताओ कोई, है कोई जिंदा, कितने होते हैं, देखो 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है, तो अगर एंगस्ट्रॉम से हटाना है तो इसको कह दोगे 13.225 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, तो ये मीटर में भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल प्रज्वल सही है आंसर। लो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया एक्सप्लेन करने को, कह रहा इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन किसी एक पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम आप साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला था डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल एच बाय 4 पाई, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी है इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी है इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम को हटाओगे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल एच बाय 4 पाई, ये भी आप यहाँ से ला सकते हो। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, लिखने को आ जाता है कई बार, आपको इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन करो फास्फोरस का, कैल्शियम का, कॉपर का, जिंक का। फास्फोरस एटॉमिक नंबर अगर याद नहीं होंगे तो नहीं बनेगा, 1s 2s 2p 3s 3p, यहीं तक करके देखते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 4 6 10 10 2 12 3 15, ये आ गया 3p3। दूसरा अगर हमें किसका करना पड़े कैल्शियम का तो 20 होता है, ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, गिन लो 20 हो गए। कॉपर का अभी बताया था, एग्जैक्ट वाला याद रखेंगे, अब वो बार बार नहीं दोहराऊंगा, एग्जैक्ट वाला क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s2 की जगह 4s1
और 3D क्या 10। जिंक का 30 है, खत्म कर देते हैं इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 3D तक तो आपको याद होना चाहिए, इसके बाद आता है तो फिर कहानी बदलेगी, इसके बाद आता है तो फिर कहानी बदल जाएगी। ठीक है, चलें आगे। कह रहा है कैलकुलेट करो अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ वैगन ऑफ मास 200 किलोग्राम whose position is known to accuracy plus minus 10 मीटर। कह रहा है आप बताओ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी देखते ही क्या याद आएगा, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है तो आप लगाओ डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल देन एच बाय 4 पाई। आपको मोमेंटम नहीं दिया गया यहाँ पे, आपको यहाँ पर क्या बतानी है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, मतलब डेल्टा वी बताना है। डेल्टा वी के लिए क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू एम या एम डेल्टा वी इक्वल एच बाय 4 पाई। ओरिजिनल फार्मूला रख लो तो डेल्टा वी इक्वल आ जाएगा एच बाय 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर माइनस का 34 फोर फोर रहेगा, पाई 3.14 रहेगा, इंटू एम की वैल्यू कितनी है भैया 200 किलोग्राम है, इंटू पोजीशन में अनसर्टेनिटी 10 है। ठीक है, तो इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा वी मिल जाएगा। ठीक है, याद है, कर लेंगे इस तरह से, बताइए हो पाएगा। ये आ रहा है 2.636 इंटू 10 पावर माइनस 39 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। करना क्या है वो मैंने बताया, फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज करो क्या दी गई हैं और आंसर में लिखो। ठीक है, 10th मेरी तरफ से ये लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। एक चीज और बतानी है, वो चैप्टर 3 का है, एक ही चीज बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताना उसमें। इंडिकेट करो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे, जैसे फॉस्फोरस है 15, तो अभी लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ठीक है, तो अनपेयर्ड बताने हैं तो लास्ट वाले को बना लो। 3p के कितने डिब्बे, 3 भर दो, 1 2 और 3, तो अनपेयर्ड कितने हो गए, 3 के 3 हो गए। और कह रहा मैग्नेटिक मोमेंट भी बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2 होता है। ठीक है, इस पे रखोगे तो ये रूट रूट के अंदर कुछ भी आएगा, उसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। आपको करना क्या है, इसके लिए म्यू इक्वल टू n.9 bm याद रखना है, n.9 bm। ठीक है, तो ये 3 रखा है एनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 9, तो आ गया 3.9। ऐसे ही और ले लो आयरन 26, इसको करेंगे तो आ जाएगा आर्गन 4s2 3d6। इसको रखोगे तो 3d को बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड कितने हो गए 4। म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.9 bm, 4.9 bm। इस तरह से आपके पीछे छुपा है, अब नहीं छुपा, देख लो, मेरे पीछे छुपा, मेरे पीछे नहीं छुपा, देख लो आप। दिख गया, मैं एक्चुअल में ध्यान नहीं दे पाता कि मेरे पीछे छुपा है। मैं कल से अपने आप को इस कॉर्नर पे रखूंगा, दूसरे कॉर्नर पे रखूंगा, तब समझ में आएगा मुझे कहाँ रखना है। चलो लास्ट देख लो, ये चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है, इसे आईयूपीएसी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, नील, इसको यूज करेंगे अन, इसके लिखेंगे बाई, इसको लिखेंगे क्या ट्राई, इसको लिखेंगे 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन लिखेंगे। ठीक है, और सबके साथ में आई यू एम जोड़ेंगे। तो जैसे मान लो 101 आ गया, मतलब ये नॉमेनक्लेचर है 10 इंटरनेशनल आईयूपीएसी, हाँ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री नहीं, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आयु पैक होता है। तो 101 का 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, फिर से 1 अन और फिर से ईएम, तो इसको एक साथ लिखेंगे तो आ जाएगा अन नील अन ईएम। ठीक है, सिंबल बनेगा यू एन यू,
ये याद रखना है। ये मेरी तरफ से बोनस में ले लो। बाकी आप पूरा पीरियोडिक टेबल वगैरह सब पढ़िएगा, बढ़िया रहेगा। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अगर आप यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ऑल द बेस्ट।